हेलो गाइस टू द कंप्लीट वीडियो ऑफ हीरो एक्सट्रीम 125R। अगर आप इस मोटरसाइकिल को लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो जो है एक बड़े भाई की एडवाइस की तरह देखो। और जिन जिन के पास हीरो एक्सट्रीम 125R है, अगर आप जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर मेंशन करूँगा उससे अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपने ओपिनियन देना, ताकि बाकी लोगों को एक राइट परचेज करने की अपॉर्चुनिटी मिल पाए। बिकॉज़ ये एक 125 सीसी की मोटरसाइकिल है जो काफ़ी लोगों की फ़र्स्ट मोटरसाइकिल हो सकती है और एट द सेम टाइम किसी की सेकेंडरी मोटरसाइकिल ऑल्सो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिटी परफॉर्मेंस जहाँ ये बाइक शाइन करती है, तो सिटी में लाइट वेट फील होती है, क्विक डायरेक्शनल चेंजेस, ट्रैफिक फिल्टरिंग, क्लच इज़ ऑल्सो लाइट, थ्रॉटल रिस्पॉन्स स्मूथ है लोअर आरपीएम पे। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से मोड पे चला रहे हो। जैसे मैंने अपनी इनिशियल वीडियो के अंदर बोला था कि इको मोड के अंदर काफ़ी स्लो लगती है, रोड पे मस्त है, पावर के अंदर थोड़ा ज़्यादा जॉर्क फील होता है। रियर सस्पेंशन फोर्थ प्रीलोड सेटिंग पे मैंने रखा हुआ है। मेरा वेट अराउंड 75 kgs है और उस पूरे सेटअप के साथ काफ़ी अच्छी प्लांटेड कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ये बाइक लगती है। ब्रेकिंग वगैरह की मैं भी बात करूँगा तो काफ़ी अच्छे ब्रेक्स हैं यहाँ पे। निसिन के पीछे के साइड पे है, आगे की साइड पे जो है वो अनब्रांडेड है, बट स्टिल डुअल चैनल ABS होने की वजह से जो ओवरऑल ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है, फीडबैक है, काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव साइड पे है। और मेरी बाइक के अंदर ना यहाँ पे नया वाला पैटर्न था टायर का, तो थोड़ा मॉडर्न लुक देता है। कोई कोई जो बाइक्स है उनके अंदर ना ट्रेडिशनल कम्यूटर सेगमेंट वाले जो टायर आते हैं उनका पैटर्न आता है। तो आप एक बार देख लीजिए कि आपकी बाइक में कौन सा है। मेरी बाइक के अंदर तो TVS के रेमोरा टायर लगे हुए हैं शायद से, जिससे ये थोड़ा और अच्छा मॉडर्न राउंड प्रोफाइल लुक जो है ओवरऑल मोटरसाइकिल को देता है। पिलियन राइड यहाँ से थोड़ा बहुत रियलिटी चेक देने की कोशिश करता हूँ। तो जो सीट है ये काफ़ी छोटी है और पीछे हाइट पे सेट की हुई है। तो अगर आपकी एज यंग है, आप पीछे अपनी मम्मी को नहीं बिठाना चाहते या आपके घर पे कोई हेल्दी नहीं है, तो उस केस में आपको ज़्यादा इशू नहीं आएगा। बट अगर आप पीछे किसी हेल्दी इंसान को बिठाते हो, क्योंकि बाइक का वज़न जो है वो 135 kg है, आप समझ लो 70 किलो के हो, आपका पिलियन समझ लो 80-90 किलो के आसपास है, तो जो फ्रंट हैंड है मोटरसाइकिल का वो काफ़ी ज़्यादा ना लाइट हो जाता है। पर्टिकुलरली अगर आप इसको हाईवेज़ पे चलाओगे तो, क्योंकि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अच्छा है, उसके वजह से जो इंजन की जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी ऊपर की तरफ है। तो जैसे ही आप किसी चढ़ाई करोगे कोई, तो आपको फील होगा कि जो आगे का वेट है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो रहा है। और वो, मैं ये कहूँगा कि वो अनसेफ नहीं लगता, बट एट द सेम टाइम वो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग भी डेफिनेटली नहीं लगता। खास करके तब जब आप 70-80 की स्पीड पे चला रहे हो और आपको वो मोमेंटम तोड़ना नहीं है, बट हैंडल बार जो है डेफिनेटली थोड़ा लाइट फील होता है अगर आप इसको हैवी पिलियन के साथ चलाओगे तो। हाईवे परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो 125 सीसी की जो लिमिट है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हो जाती है। हाईवे पे 70-80 किलोमीटर पर आवर कंफर्टेबल है। 80 के ऊपर जाने के लिए आपको 2 दिन पहले प्लान करना होगा कि आपको ओवरटेक करना है कि नहीं, बट दिस इज़ मोर टू डू विद द स्मॉलर इंजन। तो ये नेगेटिव नहीं कह सकता मैं, बट अगर आप हाईवे यूज़ आपका ज़्यादा है तो आप 125 ना लेते हुए कोई 160 मोटरसाइकिल जो है वो कंसिडर कीजिए। उसमें आपको थोड़ा बेटर जो एक्सपीरियंस है वो आएगा। क्योंकि 125 होने के वजह से एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जब भी मैं इसको पिलियन के साथ चलाता हूँ तो डाउन शिफ्ट जो है वो मैंडेटरी हो जाते हैं। तो अगर आप सिटी में भी चला रहे हो या हाईवे पे भी चला रहे हो और आपको ओवरटेक करना है, आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से बाइक जो है एक कम गियर पे हायर आरपीएम पे आपको उठानी पड़ती है। और ओवरऑल इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी 50-52 से घट के 45-46 के ऊपर आ जाता है। तो ये यूजुअली थोड़ी बड़ी डिस्प्लेसमेंट वाले इंजन के साथ नहीं होता। अगर आपका सोलो पर्पज़ है इस मोटरसाइकिल को चलाने का तो आप ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादातर डबल सीट चलानी है और हाईवे पे आपका यूज़ ज़्यादा है तो मैं आपको स्ट्रेट अप एडवाइस करूँगा कि आप कोई 160 सेगमेंट की मोटरसाइकिल को कंसिडर कीजिए। विंड ब्लास्ट जो है मैनेजेबल है, लेकिन इंजन की कैपेसिटी जैसे मैंने कहा याद दिलाता है कि ये 125 सीसी है और कोई बड़ा इंजन नहीं है। और ये होता इस वजह से है क्योंकि मोटरसाइकिल चलाने में मज़ा आता है, एंगेजिंग है, बट इंजन जो है कहीं ना कहीं पे आपके जो एक्सपेक्टेशंस है शायद उस पर खरा ना उतर पाए। ब्रेकिंग इम्प्रेसिव है, ब्रेक्स आर जेन्यूनली स्ट्रॉन्ग, फ्रंट बाइट प्रोग्रेसिव है, रियर प्रेडिक्टेबल है, डुअल ABS के साथ थोड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे आता है। अब इवन ड्यूरिंग पैनिक ब्रेकिंग जो कंडीशंस होती है वहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा
कि बाइक ना रुक जाएगी। उसके लिए हीरो को 10 आउट ऑफ 10 में देना चाहता हूँ यहाँ पे। इंजन की जो रिफाइनमेंट है वो मैं कहूँगा कि एवरेज से थोड़ी ऊपर है, बट ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं नहीं बोल सकता कि ये बेस्ट है, बिकॉज हीरो की इंजन आपको टिपिकल मैकेनिकल वाला जो फीलिंग होता है वो देंगी। अब सबसे कोई चीज़ इस इंजन के अंदर मुझे घटिया लेवल की लगी और मेरे 10 इयर्स के राइडिंग एक्सपीरियंस के अंदर मुझे घटिया लगी है, वो है इसका गियर बॉक्स। नाउ दिस इज़ एसेंशियली अ ग्लैमर 125 इंजन जिसके अंदर ना हिल एंड टो शिफ्टर आता है और हीरो एक्सट्रीम 125 के अंदर सिर्फ टो शिफ्टर दिया हुआ है, तो डाउन शिफ्ट के अंदर ये इशू नहीं रहता। बट अगर आपको क्विक अप शिफ्ट करनी होगी और आप कितना भी प्रिसिशन के साथ इसको कर लो, वो गियर शिफ्ट जो है वो बाइक के मूड के हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं। कभी कभी गियर जो है वो फंसते हैं, अटक जाते हैं और खट खट की जो मैकेनिकल साउंड है वो भी आती है। अब डू नोट कि मैं प्रॉपर ब्रेक इन करने के बाद ये कह रहा हूँ और फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। जो नया ऑयल होता है उस पर 1000 किलोमीटर मैंने चला हुआ है। द एक्सपीरियंस विद द गियर बॉक्स इज़ नॉट दैट सेटिस्फाइंग। इंजन ऑयल भी जो है वो एक्सपेक्टेशन से जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हद तक काला हो गया है। और मैंने इनफैक्ट इन बिटवीन 3M का इंजन ऑयल एडिटिव भी डाला, चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव हुई है। बट मैं ये कहूँगा कि प्रॉब्लम ये इंजन ऑयल के साथ हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगी। मैं शायद से कोई और प्रीमियम ऑयल पे स्विच करूँगा, आई विल कम टू दैट टॉपिक एज वेल शॉर्टली। बट अगर गियर बॉक्स की बात करें, सोली गियर बॉक्स की, तो इसको मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 10 बिकॉज इट इज़ नॉट दैट प्रिसाइज, इट इज़ अ स्लो गियर बॉक्स एंड द एक्सपीरियंस इज़ नॉट दैट ग्रेट। मतलब मोटरसाइकिल चलाने में मज़ा आएगा, बट आप जब इसको भगाओगे, इसको ओवरटेक करने के लिए यूज़ करोगे, फ्लिकेबिलिटी, मनूवरेबिलिटी, ब्रेकिंग, हैंडलिंग, एक्सेलरेशन सब सही है, बट गियर बॉक्स की जब बात आती है तो वहाँ पे ये गियर बॉक्स ना हक देता है पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस को लेके। अब बात करेंगे रिजल्ट की, तो हार्ड मैकेनिकल शिफ्ट्स है, खट खट की आवाज़ आती है, ओकेजनली फॉल्स न्यूट्रल में भी ये चला जाता है और डाउन शिफ्ट स्मूथ लगते हैं। बट अप शिफ्ट की मैं बात करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा स्कोप है हीरो वालों के पास इसको फिक्स करने का। इंजन ऑयल जो है वो अर्ली डार्कनिंग हो रहा है, जैसे मैंने कहा 1000 किलोमीटर में इंजन ऑयल नोटिसेबली ब्लैक हो गया है। नॉर्मल डार्कनिंग होती है बट ये कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बिकॉज मैंने अभी तक ना TVS की मोटरसाइकिल चलाई है, बजाज की चलाई है, रॉयल इनफील्ड की चलाई है, यामाहा की चलाई हुई है, ओन करता हूँ मैं ये सारी मोटरसाइकिल्स। और उसके बाद अगर मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ तो मुझे जो कंपैरिजन है वो करने के लिए अदर मैन्युफैक्चरर्स और उनके ऑयल्स के साथ कंपेयर करने का मौका मिलता है। और वहीं पे ना ये थोड़ा देसी वाला जो फीलिंग है हीरो के साथ, आई डोंट नो मतलब क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज प्राइसिंग वगैरह ऑयल की बहुत मतलब उन्होंने मार्केट प्राइस के हिसाब से ही रखी हुई है, बट एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं पे ना वो उतना प्रीमियम या जस्टिफाई करने वाला नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। तो मेरे पास रॉयल इनफील्ड की हिमालयन 411 है अभी भी, और जैसे ही E20 का फ्यूल इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद उस बाइक की फ्यूल पंप में इशू आया, उस बाइक की थ्रॉटल बॉडी में अभी भी इशू है, और वो 2021 की मैन्युफैक्चर्ड बाइक है। 3 इयर्स की मेरे पास स्टैंडर्ड वारंटी थी, उसके चलते मैंने उसका फ्यूल पंप एक बार रिप्लेस करा दिया। बट अभी जो थ्रॉटल बॉडी का जो पार्ट है वो 16,000 का है। हीरो के जो स्पेयर पार्ट्स है वो कंपैरेटिवली सस्ते हैं डेफिनेटली। अगर आने वाले सालों में समझ लो 2030 तक आपका E30 पेट्रोल आ गया, तब जो भी गाड़ी आप लोगे उसमें इशू आएगा। तो फ्यूचर प्रूफिंग के हिसाब से अगर जो कंपोनेंट्स है जैसे कि फ्यूल पंप हो गया या फ्यूल इंजेक्टर हो गया, आपका थ्रॉटल बॉडी हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर की ले लो जिसके अंदर आपको 5 साल तो मिनिमम, 10 साल है तो वेल एंड गुड, वो वाली आपको कंसिडर करनी है। तभी जाके आपका जो ओनरशिप एक्सपीरियंस है वो बेटर हो पाएगा। बिकॉज टैक्सेशन की भी अगर मैं बात करूँगा तो जो प्रीमियम बाइक्स के अंदर तो 10 साल ही ले लो, जहाँ पे आप काफ़ी अच्छा खासा टैक्स भर रहे हो। मतलब मैंने KTM की एडवेंचर R की कोट निकाली थी, 3,75,000 की वो बाइक है, एक शोरूम ऑन रोड जाते जाते वो 4.5 लाख रुपए की हो रही है। मतलब 75,000 आप सिर्फ और सिर्फ रोड टैक्स और इंश्योरेंस के अंदर भर रहे हो। थोड़ा डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्ट जा रहा है, आई विल कम टू दैट टॉपिक इन माई अपकमिंग रील्स, बट दिस इज़ वेयर द इंडियन 2-व्हीलर इंडस्ट्री स्टैंड्स। कंक्लूजन की बात करूँगा, आपको इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं, तो पॉजिटिव्स की बात करें तो डुअल ABS है, इंडस्ट्री फर्स्ट आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, गुड सिटी हैंडलर है, ब्रेक्स आर रियली गुड,
कॉन्स की बात करूँगा तो इसका गियर बॉक्स जो है उसकी रिफाइनमेंट इज़ नॉट गुड, और अगर आपको पिलियन के साथ राइड करना है या लॉन्ग राइड्स करनी है तो इसको कंसिडर मत करो, क्योंकि सीट छोटी है और कंफर्ट उतना ज़्यादा नहीं आएगा। अभी आप पूछोगे कि वेदर इस मोटरसाइकिल को आपको लेना चाहिए या नहीं, तो इसका आंसर मैं अपने तरीके से दूंगा कि अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं टाइम में पीछे ट्रैवल करके जाऊँ और अपने वर्जन को बताऊँ कि ये बाइक के बदले कुछ और ले ले, तो उसका आंसर होता कि शायद मैं होंडा की यूनिकॉर्न CB160 कंसिडर करता, या तो यामा की जो FZ हाइब्रिड है वो कंसिडर करता, प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ ओनरशिप इज़ मच बेटर कंपेयर टू व्हाट हीरो इज़ करेंटली प्रोवाइडिंग। दिस बाइक इज़ वैल्यू फॉर मनी, नो डाउट अबाउट इट, बट वैल्यू फॉर मनी होने के बाद भी अगर वो वैल्यू फॉर योर एक्सपीरियंसेस नहीं डिलीवर कर पा रहा है, तो मेरे लिए वो प्रोडक्ट जो है वो उतना ज़्यादा प्रमोट करने लायक नहीं रहता। मतलब देर आर डेफिनेटली बेटर बाइक्स, मतलब इट्स सिंपल भाषा में बताओ तो अगर आपको कोई भी कार आप परचेस करते हो, उसका एक टॉप एंड मॉडल लेने की सेम प्राइस पे आपको एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी का बेस मॉडल मिल रहा है जिसके अंदर आपको ज़्यादा स्पेस, बड़ा इंजन, ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है, तो वो आप ले लीजिए। मैंने 125 प्योरली फ्रॉम द सिटी पर्सपेक्टिव लिया था एंड स्लाइटली टूवर्ड्स, आई मीन इंक्लाइन टूवर्ड्स द डुअल चैनल ABS एंड द गिमिकी क्रूज कंट्रोल विच आई रेयरली यूज़। अभी हाईवे पे कोई लॉन्ग राइड करूँगा शायद तभी ये और पोटेंशियली यूज़ कर पाऊँगा, बट 125cc का जो इंजन है इसके अंदर क्रूज कंट्रोल करने के लिए आपको ये बाइक हाईवे पे ले जाना ज़रूरी है, और हाईवे पे ले जाओगे तो उतना ज़्यादा ये मज़ा नहीं दे पाएगी क्योंकि इंजन उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जो आपको आइडियली हाईवे पे यूज़ करने के लिए सेंसिबल लगे। सो ये कुछ थे मेरे इनपुट्स, फीडबैक्स और रिकमेंडेशन, सजेशंस। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई है, बट एट द सेम टाइम आई ट्राइड टू कवर मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स इन दिस। सो या, थैंक you for watching this video, guys, and I'll see you guys in my next vlog. If you guys have any questions, suggestions, recommendations on this video, feel free to share those in the comment section, and I'll see you guys in the next one. As always, ride safe, don't be a squid. Thanks for watching.